हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, क्रैब्स साइकिल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसमें रिलीज होती है और यूटिलाइज होती है एनर्जी जो कि स्टोर्ड है NaDH+H में और FeDS2 में। ये जब एकम्प्लिश्ड होती है, जब ये ऑक्सीडाइज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और ये जो इलेक्ट्रॉन है पास होते हैं ऑक्सीजन के और रिजल्ट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं वाटर का। ओके, तो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पास होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो जो स्टेप्स हम बताएंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के, जिसमें रिलीज और यूटिलाइज होती है एनर्जी जो कि NaDH और H में और FeDS2 में प्रेजेंट है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है। किस तरह से होती है ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ओके, जैसे ये ओके ओके जब भी आप इसको करते हो तो किस में दिखाएंगे आप इसको कि ये माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है। ओके, लाइक दिस। और इसके अंदर सारा प्रोसीजर होता है, प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन बताया है इसमें, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स बताया है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये प्रोड्यूस्ड होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में साइट्रिक एसिड साइकिल के टाइम। और ऑक्सीडाइज किससे होती है? NaDH डिहाइड्रोजनेस, NaDH डिहाइड्रोजनेस से ऑक्सीडाइज होती है। तो आप इसको इमेजिन करो जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक पार्ट दिखाया गया है मेम्ब्रेन का। तो उसकी मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है? ये इनर स्पेस है, यहाँ आप ध्यान से पढ़िए, ये इनर स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। ओके, जैसे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो यहीं पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रैब साइकिल हुआ, फिर ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो रहा है किस में हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो क्या हमने पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NaDH से, वो किस में प्रोड्यूस होंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में साइट्रिक एसिड साइकिल के टाइम। ओके, और ऑक्सीडाइज किससे होंगे? NaDH डिहाइड्रोजनेस से ऑक्सीडाइज होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होंगे यूबिक्विनॉन से, जो कि इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये रहा, इनर मेम्ब्रेन लिखा है ना, इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। और यूबिक्विनॉन क्या रिसीव करेगा? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का FeDS2 के थ्रू कॉम्प्लेक्स 2, ये रहा कॉम्प्लेक्स 2, स्यूसिनेट डिहाइड्रोजनेस, है ना। ये कब जनरेट होगा? ऑक्सीडेशन होगा स्यूसिनेट का साइट्रिक एसिड साइकिल में, तब क्या रिलीज होगा? यूबिक्विनॉन। ओके, तब क्या रिलीज होगा? यूबिक्विनॉन। तो जो रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन है फिर ऑक्सीडाइज होगा और ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन की साइटोक्रोम में। ये देखिए आप ध्यान से, यूबिक्विनॉन रिसीव रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FeDS2। ये क्या है? यूबिक्विनॉन, है ना। ये साइटोक्रोम हो गया, है ना, ये साइटोक्रोम हो गया। ओके,
कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे क्या है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे साइटोक्रोम है। ओके और ये क्या करेगा, मोबाइल कैरियर जैसे एक्ट होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर में साइटोक्रोम क्या करेगा, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स यानी साइटोक्रोम ए एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है इसको। और इसमें दो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम्स होते हैं, ए और A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं, देखो ये रहे ना, ये दीज आर 2 कॉपर सेंटर और ए और A3 होते हैं। ओके और साइटोक्रोम सी में स्मॉल प्रोटीन अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन में, और ये मोबाइल कैरियर रखता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर में, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है साइटोक्रोम थर्ड में और फोर्थ में साइटोक्रोम सी। ओके तो स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड होता है इसके आउटर सरफेस में, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन में, और इट एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का हमने पढ़ ही लिया है, ए और A3 और साथ में 2 कॉपर एलिमेंट्स होते हैं। तब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये देखो साथ साथ डायग्राम देखते जाओ, इस तरीके से मैं बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल से ऑक्सीडाइज होता है, ये साइट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या मिलता है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स देन ट्रांसपोर्ट किस में होते हैं, यूबी क्यूनॉन में, यूबी क्यूनॉन में ट्रांसफ़र होके फिर ये रिड्यूस होते हैं FADS2 के थ्रू, ये रिड्यूस होते हैं और रिड्यूस होके ये जनरेट होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ स्यूसिनेट इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके तो रिड्यूस यूबिक्विनॉन है, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का करता है, जब कब रिड्यूस होता है, जब ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी से वाया BC1। साइटोक्रोम सी से BC1 कॉम्प्लेक्स तक ये ट्रांसफ़र ऑफ यूबिक्विनॉन रिड्यूस होता है और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, B से C तक रिड्यूस करेगा, फिर आउटर सरफेस में इनर मेम्ब्रेन की, देखो इनर मेम्ब्रेन में कर रहा है ना, ये मैट्रिक्स है, आप इमेजिन करके रखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके फिर उसके बाद क्या होगा, आपको मैं साथ साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ, साथ में आप अपनी NCERT की बुक भी खोल के बैठिए, साथ साथ समझिए और उससे आपको लर्न हो जाएगा, और साथ साथ पेंसिल से बनाते भी जाइए, तब आपको और क्लियर होगा। तो मोबाइल कैरियर होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का बिटवीन थर्ड और फोर्थ में साइटोक्रोम सी से, ये देखो ये थर्ड और फोर्थ में, और FAD का जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस से सक्सीनेट टू फ्यूमरेट बनेगा FAD। ओके और कॉम्प्लेक्स 4 क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं हम, ये रहा ना देखो FADS2, यूबिक्विनॉन ऑल्सो रिफ्यूज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADS2, कहाँ पे, यूबिक्विनॉन ऑल्सो रिसीव इक्विवेलेंट्स। ओके ये यूबिक्विनॉन से हुआ सक्सीनेट का फ्यूमरेट, और ये फोर्थ में 2 कॉपर एलिमेंट रहेंगे और साइटोक्रोम A और A3 रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे करियर में वाया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके फोर्थ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये दे आर कपल टू ATP सिंथेज, है ना, और प्रोडक्शन करेंगे ATP का ADP से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
तो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज हुए हैं वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर पे। तो इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हुए इसमें हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन जो है 1 मॉलिक्यूल का NADH का 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। कितने देता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, जैसे मैं एक बार आपको बताती हूँ यहाँ पे साइड में। जैसे ऑक्सीडेशन होगा NADH का तो 3 मॉलिक्यूल देगा ATP के, वाइल FADH2 है वो 2 मॉलिक्यूल देगा ATP के। ठीक, प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है खाली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस के लिए। पर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिमूव करती है हाइड्रोजन को फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है और प्रोडक्शन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का। रेस्पिरेशन में एनर्जी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की यूटिलाइज होती है सेम प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस को इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि जो जितना है ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन के टाइम क्या होता है? NADH के 3 मॉलिक्यूल ATP रिलीज करते हैं और FADH के 2 मॉलिक्यूल ATP रिलीज करते हैं। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH। एरोबिक प्रोसेस वैसे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, फिर भी टर्मिनल स्टेज तक लिमिट रहता है। और ऑक्सीजन का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हाइड्रोजन को रिमूव करके करता है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। तो अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज़ लाइट एनर्जी जो यूटिलाइज होती है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोराइलेशन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यूटिलाइज होता है सेम प्रोसेस के लिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? लाइट एनर्जी यूज़ होती है और प्रोडक्शन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का। और रेस्पिरेशन में एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यूटिलाइज होती है, इस कारण इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ATP सिंथेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमियोसोमिक हाइपोथेसिस में, अर्लियर चैप्टर में। तो एनर्जी जब रिलीज होती है ओके, एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो यूटिलाइज होती है इन सिंथेसाइजिंग ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5। तो जब यूटिलाइज होती है तो ये रहा कॉम्प्लेक्स 5 बनाया है, ATP ADP। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ओके, और ये आउटर साइड है। तो कॉम्प्लेक्स किस में कंसिस्ट है? 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, F1 एंड F2। तो F1 जो है हेड पीस है पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स का, और कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। ADP पेरिफेरल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 क्या? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्म होता है चैनल के थ्रू, जहाँ पे प्रोटॉन
क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये जो F0 जो है क्या है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, F1 क्या है, F1 जो है वो हेड पीस है इसका, ये मेम्ब्रेन में होते हैं, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, पेरीफेरल मेम्ब्रेन, हेड पीस क्या है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। और साइट होती है सिंथेसिस की इसमें, ये देखो हाइड्रोजन रिलीज हुए, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी रिलीज हुआ। तो पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल, ये कपल्ड किससे होता है, कैटालिटिक साइट होती है यहाँ पे F1 पे, कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जो पैसेज है प्रोटोन का, उसके साथ में ये आउटर साइड है, देखिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है, तो पैसेज ऑफ प्रोटोन के साथ क्या होता है, कैटालिटिक साइट होती है F1 कंपोनेंट की, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड 4 हाइड्रोजन पास, ईच ATP के लिए कितने, 4 हाइड्रोजन पास किए जाते हैं, है ना। थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड में 4 हाइड्रोजन पास किए जाते हैं, किसके थ्रू पास किए जाते हैं, F0 के लिए, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, वहाँ पे कैटालिटिक साइट होती है। तो थ्रू F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वो मैट्रिक्स में जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। ओके, तो ये कैटालिटिक साइट होती है यहाँ पे F1 में। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, और ये इसकी ओके इनर मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पर बाहर में तो देखो ग्लाइकोलाइसिस हुआ आइट साइड। ओके, फिर यहाँ पे ये पायरुविक एसिड यहाँ हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना, क्रैब साइकिल हो गई। फिर NADH वगैरह प्रोड्यूस हुए। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये साइट्स रहती है, ये जो साइट बता रहे हैं आपको, ये F0 और F1 वाली, ये यहाँ है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। ओके, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इस तरह से। ये क्या, ये मैट्रिक्स है इसका, ये इसमें साइट्स बताई गई हैं। तो इस तरह से आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो F1 और F के थ्रू फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 4H passes थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स और डाउन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। अब आपको इससे क्लियर हो गया। इसमें NADH प्रोड्यूस हुए थे ना, NADH प्रोड्यूस हुए थे, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर यहाँ पर क्रैब साइकिल हुआ, है ना, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया हमारा। तो इसमें क्या बोला है हमने कि इस तरीके से ये जो है ट्रांसफ़र हुआ।
तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज्ड इन सिंथेसाइजिंग एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। ओके, कॉम्प्लेक्स 5 बनेगा उसको। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे यूटिलाइज होगा? F1 और F0 से। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना और ये F0 में कैटालिटिक साइट थी और उससे ये आगे जाके एडीपी से एटीपी बना। ये देखिए यहाँ तक था ना, कॉम्प्लेक्स 4 तक। अब कॉम्प्लेक्स 5 में ये रहा एटीपी सिंथेस, है ना। इसी चीज़ को ब्रॉडर में नेक्स्ट में दिखाया। ये इलेक्ट्रोकेमिकल डाउन तक कैसे जाएगा, ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और ये पास थ्रू होएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के। और ये एटीपी सिंथेस है। यहाँ पे जो है, यहाँ एक तरह से अपना 5th कॉम्प्लेक्स जो बना, जो ये साइड्स बताई थी मैंने F0 और F1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र हुए। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से प्रोड्यूस हुआ एनर्जी। ये एटीपी सिंथेसिस हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ना नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो पॉसिबल है क्या कैलकुलेट करना नेट गेन कितने एटीपी के हर ग्लूकोज में? तो एक सिक्वेंशियली ऑर्डर पाथवे फंक्शनिंग है जिसमें सबस्ट्रेट फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर टीसीएस साइकिल और ईटीएस पाथवे। तो एनएडीएस सिंथेसाइज हुए ग्लाइकोलाइसिस में, वो ट्रांसफ़र हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। ये तो क्लियर हो गया। और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं यूटिलाइज हुआ कोई अदर कंपाउंड के लिए। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट एंटर हुआ। तो लिविंग सिस्टम में और भी बहुत पाथवेज होते हैं। कई पाथवेज बनते हैं और फिर विड्रॉ हो जाते हैं जब ज़रूरी होते हैं, तब ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो पाथवे है ये बेस्ट है कि इसमें इस तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ओनली ग्लूकोज जो होता है रेस्पायर होता है इसमें, और कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं रहता है। पर इस एजम्पशन में रियली वैलिड नहीं है। लिविंग सिस्टम में पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली होती हैं कि एक ही पाथवे हो, कोई ज़रूरत के हिसाब से कई पाथवेज बनती हैं और वो विड्रॉ हो जाती हैं। तो एटीपी जो यूटिलाइज होता है जब ज़रूरत होती है। इंजाइमेटिक रेट्स भी कंट्रोल्ड होती हैं मल्टीपल मीन से। तो पर लिविंग सिस्टम का एक्सट्रैक्शन और शॉर्टिंग ऑफ एनर्जी होता है, स्टोरिंग होती है एनर्जी की। एक्सट्रैक्शन करता है और स्टोर करता है एनर्जी को। तो कम से कम 38 एटीपी मॉलिक्यूल रेस्पायर होते हैं, गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 मॉलिक्यूल का गेन होता है। 38 80 मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ओके, तो कंपेयर हम करें अगर फर्मेंटेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो फर्मेंटेशन खाली अकाउंट करता है पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और कम्प्लीटली डिग्रेडेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। फर्मेंटेशन में नेट खाली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, जबकि ज़्यादा मॉलिक्यूल बनते हैं एरोबिक कंडीशंस में। फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। NADH NAD में ऑक्सीडाइज होता है, स्लोली होता है फर्मेंटेशन में।
जबकि एयरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत तेज़ी से होता है। एक होता है एम्फीबॉलिक पाथवे। तो ग्लूकोज जो है सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में रेस्पिरेशन से पहले, और दूसरे सब्सटेंस भी रेस्पायर होते हैं जैसे कि पहले बताया गया था, पर ये रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं एंटर होते फर्स्ट स्टेप में। तो पॉइंट एंट्री है डिफरेंट सबस्ट्रेट की रेस्पिरेटरी पाथवे में। फैट्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो फैट्स है उसको दो में डिवाइड किया जाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड रेस्पायर होते हैं तो फर्स्ट ये डिग्रेडेड किससे होते हैं, एसिटाइल CO से। ओके, अगर एरोबिक होता है एसिटाइल कोएंजाइम से, और फिर एंटर करते हैं। और ग्लिसरॉल भी एंटर कर सकते हैं जब इनको कन्वर्ट कर देते हैं PGAL में। तो प्रोटीन भी डिग्रेड हो जाते हैं प्रोटीएसिस और इंडिविजुअल एमिनो एसिड से आफ्टर डीएमिनेशन। जब डीएमिनेशन होता है इनका एमाइन ग्रुप हट जाता है तो ये डीएमिनेट होके ये प्रोटीएसिस के थ्रू साथ में कैटलिस्ट क्या करता है तो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रैब साइकिल में जाएंगे कि या पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है उसमें ट्रेडिशनली क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। पर हमने जैसे डिस्कस किया रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट में एंटर करता है इफ़ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू डिराइव एनर्जी। तो जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो एंटर करता है। पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि कंपाउंड्स दैट वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेड सबस्ट्रेट। ओके, कौन से जो होते हैं फैटी एसिड जो हैं जो ब्रोकन डाउन करते हैं एसिटाइल CO में रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने के लिए जब इनको यूज़ किया जाता है। पर जब सिंथेसाइज किया जाता है फैटी एसिड एसिटाइल कोए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। जब उनको ज़रूरत होती है तब यूज़ होता है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कब पिक्चर में आता है, जब ब्रेकडाउन चाहिए होती फैटी एसिड की, और ब्रेकडाउन सिंथेसिस प्रोटीन की भी जब चाहिए होती है तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट लिंक फॉर्म करते हैं। तो जो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों में है। तो रेस्पिरेटरी एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक मीन्स दोनों है, उसमें एनाबॉलिज्म भी है और कैटाबॉलिज्म भी है ना। मीन्स ब्रेकिंग डाउन भी है ना, जैसे ब्रेक डाउन होगा और फिर सिंथेसिस होगा, और सिंथेसिस भी है। तो इसलिए हम इसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे जिसमें दोनों होंगे, एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस एज वेल एज कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन। ये देखिए इसमें इस तरीके समझा रखा है, जैसे देखिए फैट्स है। आप अभी NCERT की बुक खोल के रखिए, नहीं तो बुक नहीं है तो ये मैं पूरे बुक के NCERT को ही अच्छे से समझा रही हूँ। आप कॉपी खोल के बैठिए, साथ साथ लिखते जाइए। जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है। फैट किस में डिवाइड होएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा, फिर सिंपल शुगर में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन, एमिनो एसिड में। यहाँ तक हमें पता है। उसके बाद हमें पता है कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड
3 फॉस्फेट। उसके बाद ये पायरुविक एसिड के थ्रू, एसिटाइल CoA के थ्रू, क्रैब साइकिल के थ्रू होता हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये इंटर रिलेशनशिप है। और इसमें क्या होगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल किसमें, एसिटाइल वो एंजाइम में के थ्रू सिंथेसाइज होंगे, और एमिनो एसिड डायरेक्ट पायरुविक एसिड। तो ये इनकी पाथवे क्लियरली बताइए। जब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होंगे तो ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे एक्ट करेंगे, और पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्रैब साइकिल के थ्रू ये पाथवे रेस्पिरेशन में यूज़ होगा इनके ब्रेक डाउन का डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर में। तो फैटी एसिड और ग्लूकोज का ये डायरेक्ट रहेगा यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम में, और एमिनो एसिड का पायरुविक एसिड, और फिर ये क्रैब साइकिल और ये वाटर में कन्वर्जन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। तो रेस्पिरेटरी क्यूशेंट क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया जो मैंने ऊपर बताया कि ग्लूकोज की हम बात करते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो इनका भी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है, जिसको एम्फीबॉलिज्म बोला जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन, उसी को रेस्पिरेशन कॉन्स्टेंट कहा गया है। ठीक है, उसी को रेस्पिरेशन कंज्यूम किया है। वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वॉल्यूम ऑक्सीजन का, इवॉल्व एंड कंज्यूम। तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। मतलब ये कि जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगी एज अ सबस्ट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो RQ कितना होगा 1। जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगी, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इवॉल्व एंड कंज्यूम, इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर कंज्यूम। जैसा कि इसमें इक्वेशन में बताया गया, ये देखो, ये रहा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, 6CO2 6H2, C6H12O6, ये किसका फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये ऑक्सीजन हो गया, और दो मॉलिक्यूल बराबर रेशियो में, 6CO2 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या आया, 6CO2 प्लस 6H2 इक्वल अमाउंट में आया, और प्लस एनर्जी रिलीज हो गई साथ ऑक्सीडाइज हो गई। अब फैट जब रेस्पाई करता है तो RQ कितना होता है फैट में, लेस देन 1। RQ कितना होता है, लेस देन 1, किस में, फैट्स में। ये रहा C51 NH98 ट्राइपल मेटेन, ये देखिए, ये रहा इसका रेशियो, ये 102 है और ये 145 है, ये 0.7 है। तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है लेस देन 1 रहता है। फिर प्रोटीन को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो उसका रेशियो 0.9 रहता है, उसका रेशियो 0.9 रहता है। तो हमने ये रिकॉग्नाइज किया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, लिविंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ऑफ कई बार मोर देन 1 भी होता है। प्योर प्रोटीन और फैट को यूज़ नहीं किया जाता एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे नहीं यूज़ किया जाता। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट को एज अ ग्लूकोज ही यूज़ किया जाता है, 1 है, मोर देन 1 होता है पर उन्हें कभी यूज़ नहीं किया जाता। कुछ सबस्ट्रेट ऐसे हैं important to recognize that the living organism respiratory substances are often more than 1, कई बार मोर देन 1 होता है पर प्रोटीन और फैट को यूज़ नहीं किया जाता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा। मैंने एक एक बात बहुत क्लियरली बार बार रिवाइज करके समझाई है।
कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ टॉपिक दोबारा पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।